नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर दिल्ली में राबिया सैफी हत्याकांड का ये मामला है, जहां पर न्याय के लिए यूपी में भी अब प्रदर्शन हो रहा है। वहीं आपको बता दें, सपा एमएलसी जितेंद्र यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च और वहीं सपा कार्यकर्ताओं आमजन ने निकाला कैंडल मार्च और राबिया की दुष्कर्म के बाद हुई थी निर्मम हत्या। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कल भी दिल्ली के संगम विहार इलाके में देखने को मिला था, लोगों ने राबिया के साथ हुई दुष्कर्म के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया था। और इस वक्त यूपी में भी अब राबिया सैफी हत्याकांड का मामला है, जहां पर अब राबिया के न्याय के लिए यूपी में भी अब प्रदर्शन हो रहा है। और वहीं आपको बता दें, सपा एमएलसी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया, जहां पर इसमें जितेंद्र यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। और वहीं आपको बता दें, सपा कार्यकर्ताओं आमजन ने ये कैंडल मार्च निकाला। और वहीं आपको बता दें, राबिया के दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की गई थी। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि आगरा से, जहां पर पारस हॉस्पिटल में 23.35 लाख की स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया और प्रशासन ने ब्याज समेत वसूले 58 लाख रुपए। और डॉक्टर अरिंजय जैन ने खरीदी थी 408.81 वर्ग मीटर जमीन और 2014 में हुई थी स्टाम्प चोरी की शिकायत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर 2014 में हुई थी स्टैम्प चोरी की शिकायत, जिसके बाद अब उसका खुलासा हुआ है। और वहीं पारस हॉस्पिटल ने 23.35 लाख की स्टैम्प चोरी हुई थी, जिसके बाद अब प्रशासन ने ब्याज समेत वसूले 58 लाख रुपए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि आगरा से आ रही है, जहां पर डॉक्टर अरिंजय जैन ने खरीदी थी 408 वर्ग जमीन, जिसके बाद अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 58 लाख रुपए वसूले। 2014 में हुई थी स्टैम्प चोरी की शिकायत। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर मासूम का कुएं में उतरता मिला शव। और वहीं आपको बता दें, तैरता हुआ शव मिला और मिला शव घर के बाहर खेलते समय गायब हुआ था मासूम, जिसके बाद मासूम का पता चला और वो कुएं में बहता हुआ उसका शव मिला है। और परिजन पिछले 4 दिनों से कर रहे थे तलाश। और वहीं परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की जताई आशंका। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर 4 दिन पहले जहां बच्चा गायब हो गया था, जिसके बाद अब मासूम का कुएं में तैरता हुआ मिला है शव, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। और वहीं आपको बता दें, घर के बाहर खेलते हुए मासूम गायब हो गया था। करीब परिजन पिछले 4 दिनों से बच्चे की तलाश कर रहे थे, जिसके बाद आज उनका बच्चे का शव मिला, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का शव फेंकने की आशंका जताई। और इसके अलावा परिवार में कोहराम मचा हुआ है और वहीं पुलिस पर परिजनों ने आरोप भी लगाया है। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ती महंगाई को लेकर सोमवार को कहा कि अभी प्राथमिकता कोरोना है और जितनी जल्दी हो सके इससे मुक्ति मिलेगी। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि वायरल बुखार और डेंगू के कारण बच्चों की मौत के बावजूद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब ठीक है के झूठे दावे कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बीजेपी सरकार का ध्यान नहीं है। सोमवार को सपा मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार सपा प्रमुख यादव ने कहा, राज्य में डेंगू वायरल बुखार से हाहाकार मचा हुआ है, अस्पतालों में भारी भीड़ है
और समय से समुचित इलाज न मिलने से बच्चों की मौतें हो रही हैं। और वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री इसके बावजूद ऑल इज वेल का झूठा दावा कर रहे हैं। और वहीं ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बीजेपी सरकार का ध्यान नहीं है। यादव ने मरीजों के परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में होने वाली कठिनाइयों के विभिन्न मामलों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में संवेदनशीलता की कमी है और कहा कि डेंगू ने चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के सरकार के दावे की वास्तविकता उजागर कर दी है। और वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी की दमनकारी दम्भी सत्ता अब कभी वापस नहीं आएगी। और वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सभी को भरोसा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई ने अपने पहले के रुख में बदलाव करते हुए सोमवार को कहा कि वो विधानसभा उपचुनाव में भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेगी। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में यह फैसला किया गया कि कांग्रेस ये उपचुनाव लड़ेगी। और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ज्यादातर नेता तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के पक्ष में थे और हमने फैसला किया कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। और ममता बनर्जी हाल में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी और उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए इस उपचुनाव में जीत हासिल करनी होगी और उन्हें 5 नवंबर तक राज्य विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। और ये उपचुनाव मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज और जंगीरपुर विधानसभा सीटों पर चुनाव के साथ 30 सितंबर को होगा। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने के बाद वतन लौटे जिलाधिकारी सुहास एलवाई को सोमवार शाम नोएडा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। और सुहास एलवाई का स्वागत करने के लिए नोएडा दिल्ली सीमा पर लोग इकट्ठा हो गए और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उनकी अगवानी के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। जिलाधिकारी का स्वागत करने के लिए ग्रेटर नोएडा, दादरी और जेवर के लोग भी नोएडा सीमा पर आए और डीएनडी फ्लाईओवर के पास पहुंचने पर सुहास एलवाई को फूल से सजी एक खुली जीप पर सवार किया गया और इसके बाद लोग फूल बरसाते हुए और नारे लगाते हुए डीएम आवास तक लेकर गए। और सुहास ने कहा कि स्वदेश लौटने पर दिल्ली हवाई अड्डे से लेकर घर तक उनका जैसा स्वागत हुआ है वो उनके लिए अविश्वसनीय है। और उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा वो देश के युवाओं और प्रदेश की खासकर जिले की जनता की एक अच्छे अधिकारी के रूप में अच्छी तरह से सेवा कर सके। और उन्होंने कहा कि फ्रेंच खिलाड़ी से फाइनल में मुकाबला था, लेकिन फाइनल मैच में आखिरी पल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सिल्वर से संतोष करना पड़ा। और वहीं सुहास को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेने उनकी पत्नी रितु सुहास भी पहुंची और रितु सुहास गाजियाबाद में बतौर अपर जिलाधिकारी प्रशासन तैनात है। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर रानी पोखरी में जाखन नदी ने आज सुबह एक बार फिर रौद्र रूप दिखाया। हाल ही में नदी पर बना मोटर पुल ढहने से हवाई पर आगमन की परेशानी बन गई थी और वहीं अब तेज बारिश में वैकल्पिक मार्ग का 300 मीटर से ज्यादा हिस्सा भी बह गया है। और वहीं बीती रविवार शाम को इस वैकल्पिक मार्ग से वाहनों का आवागमन शुरू हुआ था और वैकल्पिक मार्ग के बहाने से ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर एक बार फिर यातायात का दबाव बढ़ गया और ऐसे में अब ऋषिकेश, रानी पोखरी, हरिद्वार और देहरादून के बीच वाहनों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी और साथ ही मार्ग जाम से भी जूझना पड़ सकता है। और बीती 27 अगस्त को रानी पोखरी में जाखन नदी पर बने पुल के 2 हिस्से धराशायी हो गए थे और आनन फानन जिलाधिकारियों ने नदी में वैकल्पिक मार्ग निर्माण, धारा परिवर्तन और बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए आपदा अधिनियम के तहत विशेष अनुमति जारी की थी। और रविवार को कच्चे वैकल्पिक मार्ग को तैयार कर वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था, लेकिन पहाड़ों में बारिश के बाद आज
सुबह जोली ग्रांट की ओर के छोर पर वैकल्पिक मार्ग का एक बड़ा हिस्सा नदी के सैलाब में बह गया। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हो और आए दिन वहां पर उत्तराखंड में भूस्खलन भी देखने को मिलता है। और इस वक्त एक और मार्ग पुल बहने से बारिश के बहाव के कारण और नदी का बहाव तेज होने के बाद एक बार फिर मार्ग टूट गया, जिसके बाद अब लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर जाखल नदी ने फिर रौद्र रूप दिखाया, जिसके बाद अब वैकल्पिक मार्ग का आधे से ज़्यादा हिस्सा बह गया, जिसके बाद अब लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारियों समेत और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। और वहीं आपको बता दें, पुल बहने की वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया और इससे पहले भी कई मार्ग टूट गए थे, जिसके बाद उत्तराखंड में कई इलाकों के मार्ग संपर्क टूट गए थे, जिसके बाद ये वैकल्पिक मार्ग को चालू किया गया था। लेकिन अब नदी के बहाव से ये वैकल्पिक मार्ग का आधे से ज़्यादा हिस्सा भी बह गया, जिसके बाद अब लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। और वहीं महिला पुलिस कांस्टेबल के इश्क में अपनी ही पत्नी तो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर बेसमेंट में उनके शवों को गाड़ देने वाले जल्लाद पति राकेश के ससुर मोतीलाल ने नोएडा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कासगंज एसपी ऑफिस पर पहुंचकर बताया कि उनकी बेटी और उसके 2 मासूम बच्चों की हत्या की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसने 4 बार नोएडा के बिसरिक थाने में तहरीर दी। और उन्होंने बताया कि एक बार नोएडा एसपी को भी तहरीर दी गई और सभी तहरीर की उसको रिसीविंग तो मिली, लेकिन पुलिस ने तीनों की हत्या की एफआईआर तक नहीं लिखी और उल्टे उसे धक्के मारकर थाने से निकाल दिया जाता था। इसके बाद जब मोतीलाल पुलिस के रवैये से निराश हो गए तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली और 156 के तहत एसजीएम तृतीय गौतम बुद्ध नगर को एफआईआर कराने का प्रार्थना पत्र दिया। इस पर न्यायालय के आदेश पर बिसरिक थाना में दहेज प्रतिशोध अधिनियम के तहत एफआईआर पति राकेश, ससुर बनवारी लाल, सास इंद्रावती, दामाद के भाई राजीव कुमार, प्रवेश कुमार और प्रेमिका पुलिस कांस्टेबल रूबी के खिलाफ दर्ज हुई। और न्यायालय के आदेश से मोतीलाल एफआईआर करवाने में तो सफल हो गए, लेकिन बिसरिक पुलिस ने फिर भी इनकी कोई मदद नहीं की और ना ही पिछले 4 साल में मामले का कोई खुलासा किया। फिर मोतीलाल नोएडा पुलिस की बेरुखी से एक बार फिर हार कर भगवान भरोसे बैठ गए। राष्ट्रीय राजधानी में इस साल अब तक डेंगू के कम से कम 124 मामले सामने आए। नगर निगम की ओर से सोमवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है और रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 4 सितंबर की अवधि के दौरान डेंगू के मामलों की संख्या 2018 के बाद से इस साल सबसे अधिक है। साल 2018 में इसी अवधि के दौरान डेंगू के 137 मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अगस्त महीने के दौरान ही दिल्ली में डेंगू के 72 मामले सामने आए, जो कि अब तक सामने आए कुल मामलों का 58% है। और सितंबर महीने के शुरुआती 4 दिनों में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया। डेंगू के मच्छर साफ और स्थिर पानी में पैदा होते, जबकि मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में भी पनपते हैं। और नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 4 सितंबर तक डेंगू के कम से कम 124 मामले सामने आए और रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में इस साल जनवरी में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया, जबकि फरवरी में 2, मार्च में 5, अप्रैल में 10, मई में 12, जून में 7 और जुलाई में 16 मामले सामने आए। हालांकि दिल्ली में डेंगू से इस साल अब तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई है।
और वहीं बिहार के एक जिले अमरपुर शंभूगंज मुख्य सड़क मार्ग पर सोमवार की शाम बाजा मोड़ के पास सड़क हादसे में अमरपुर प्रखंड की भरको पंचायत के मुखिया प्रवीण झा की मौत हो गई। और घटना के बाद देर शाम मुखिया के परिजनों और समर्थकों ने आरोपियों के घर का घेराव कर लिया और इसके बाद ईंट पत्थर चलाने लगे। और सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और उग्र लोगों को शांत कराया। और मुखिया प्रवीण झा अपनी बाइक से भरको की ओर से बाजा गांव की ओर जा रहे थे और बाजा मोड़ से कुछ दूर पर पीछे से आ रही बोलेरो ने धक्का मार दिया और जख्मी होकर मुखिया बाइक लेकर गिर गए। और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बोलेरो का चालक वाहन को पीछा कर दोबारा मुखिया को धक्का मार दिया। और वहीं गांव से आगे बढ़ते ही सिमरा पुल के समीप बोलेरो की स्टीयरिंग फेल हो गई। हालांकि चालक फरार होने में कामयाब रहा और हादसे में घटनास्थल पर ही मुखिया प्रवीण झा की मौत हो गई। और घटना की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। और घटना की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। और वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने बाजा मोड़ के समीप इंग्लिश मोड़ शंभूगंज मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। और इस मामले में बांका एसडीपीओ ने हत्या में शामिल लोगों की अविलंब गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। और करीब 4 घंटे के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर आक्रोशित लोगों ने सड़क से जाम हटाया। और थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफर अली ने बताया शव का रात में ही पोस्टमार्टम करा लिया गया और परिजनों को सौंप दिया गया।